नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी खबर की। भोपाल में 26 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर, 14 जिलों के कलेक्टर के तबादले। IAS कौशलेंद्र विक्रम सिंह बने CM के सचिव। IAS प्रियंक मिश्रा होंगे भोपाल कलेक्टर। IAS प्रतिभा पाल होंगी सागर कलेक्टर। IAS शिल्पा गुप्ता बनी सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश। IAS श्रीकांत बनोट आयुक्त नर्मदापुरम संभाग। IAS राजीव मीना बने कलेक्टर धार। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए आदेश। तो ये एक बड़ा फेरबदल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। 26 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, जिनमें 14 जिलों के कलेक्टर के तबादले हुए हैं। IAS कौशलेंद्र विक्रम सिंह CM के सचिव बने हैं। वहीं IAS प्रियंक मिश्रा भोपाल के कलेक्टर होंगे। IAS प्रतिभा पाल सागर की कलेक्टर होंगी। IAS शिल्पा गुप्ता सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश बनी है। वहीं IAS श्रीकांत बनोट नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त बने हैं। IAS राजीव मीना कलेक्टर बने हैं धार की। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने ये जारी भी आदेश कर दिए हैं। तो 26 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 14 जिलों के कलेक्टर के तबादले भी किए गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं CM राउंडअप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अगले 8 महीनों की कार्य योजना, प्रशासनिक सुधार और राज्य की प्रमुख नीतियों पर मंथन किया गया। वहीं प्रदेश में गेहूं खरीदी के पहले ही दिन 1600 क्विंटल से अधिक की खरीदी भी दर्ज की गई। देखिए रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में आयोजित बैठक में CM पहुंचे। उन्होंने संस्थान के अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार आगामी 8 महीनों का रोड मैप और नीतियों पर मंथन किया। इसके साथ ही CM ने हाल ही में संस्थान के नए परिसर का अवलोकन किया और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति पटल का लोकार्पण किया है। प्रदेश में पहले दिन सरकार ने 1600 क्विंटल से ज्यादा की गेहूं खरीदी की। किसान संघ राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए और राज्य सरकार के अपनी योजनाओं के बलबूते पर हम किसान कल्याण वर्ष को सफल बनाना चाहते हैं। इस साल हमने कोशिश करेंगे कि हर हालत में किसानों को बिजली दिन दिन में दे करके उनकी जो कठिनाई है, हम अपने उस निर्णय की तरफ बढ़ेंगे कि किसानों को रात के समय बिजली से, सिंचाई के समय होने वाले संकटों से बचा सकें। गेहूँ खरीदी के लिए गेहूँ के प्रोत्साहन के साथ मध्य प्रदेश का किसानों का भी और राज्य सरकार का इस भाव में आनंद है कि हम अपने किसानों के लिए जो 2585 रुपये प्रति क्विंटल भारत सरकार ने MSP डिक्लेयर किया है, इस दाम को बढ़ाते हुए MSP पे 40 रुपये क्विंटल राज्य सरकार अपना बोनस डिक्लेयर करके 2625 रुपये क्विंटल खरीदेगी। और ये भी उल्लेखनीय कि हमारे संकल्प पत्र में 2028 सरकार तक 2700 रुपये क्विंटल की बात है। तो उम्मीद करेंगे धीरे धीरे करके हम निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको क्रॉस करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में संचालित योजनाओं की नीतियों को लेकर रोड मैप तैयार कर रही है। इसके अलावा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए इन योजनाओं का ऑडिट करा रही है, ताकि वास्तविक हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल। महिला एवं बाल विकास विभाग में साड़ी वितरण को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तय 5.5 मीटर की जगह सिर्फ 5 मीटर साड़ी दी गई, जिससे उन्हें पहनने में परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, साड़ियों की गुणवत्ता भी बेहद खराब निकली। पानी में डालते ही रंग निकल गया और कपड़ा सिकुड़ गया, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। करीब 9 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई इन साड़ियों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। फिलहाल मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और जहां गड़बड़ी पाई जाएगी वहां साड़ियों को बदलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भुगतान पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। तो साड़ी की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। पानी डालते ही रंग छोड़ रही है साड़ी और सिकुड़ रही है। तो 9.7 करोड़ की खरीदी पर अब सवाल उठ रहे हैं। अब बिलासपुर जिले की क्या बोलते हैं, बेसिकली जो है साड़ी जो है सेंट्रलाइज परचेज हुई है, जिले में अलग से परचेज नहीं हुई है। जो सप्लाई हुई है उसके संबंध में शिकायतें जो आई हुई थी वो स्टेट लेवल पे भेजा हुआ है और स्टेट लेवल से अभी परसों एक वो आया हुआ है कि जहाँ जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं जिस स्तर पे उसको एक एक को आइडेंटिफाई करके स्टेट लेवल पे इंटीमेट करना है, फिर वहाँ से शायद चेंज करने या उसमें सुधार करने के। कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है? चाहे कोई विभाग निकाल के देख लो, पीडब्ल्यूडी विभाग, वर्क ऑर्डर पहले होता है, टेंडर बाद में। देखिए, भ्रष्टाचार तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जब साड़ी का वितरण से पहले हमारे पास सैंपल आया था, मैंने स्वयं उस साड़ी को धोया और धोने के बाद उसको सुखाया भी कि साड़ी की क्वालिटी क्या है, क्योंकि खादी ग्राम उद्योग कहता है कि हमें कॉटन साड़ी देनी है। तो हम उसी उद्देश्य हम उन्हीं के कहने पे हम कॉटन पे गए हैं। और रही बात की कलर निकल जा रहा है, ऐसा मेरे पास भी शिकायत आया है। ऐसा नहीं, कुछ जिले का ऐसा विषय आया है कि जहां जिनको हम साड़ी वितरण के लिए जो टेंडर किए होंगे वो दिए होंगे, किसी जिले का आया है, उसको हम रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न करने के बाद पुनः उन्हें साड़ी अच्छी क्वालिटी की देने के लिए निर्देश किए हैं। छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए नवा रायपुर में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है। केंद्र सरकार की मदद से इस विश्वविद्यालय को तैयार किया जाएगा। खेल विश्वविद्यालय से युवाओं को कैसे मिलेगा लाभ, इसे लेकर जिम्मेदार क्या कहते हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिलने जा रहा है। राज्य के खेल विभाग ने रायपुर में छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने का ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट प्रस्तावित है। केंद्र सरकार के सहयोग से इसे धरातल पर उतारा जाएगा। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से चर्चा भी की है। ऐसे होगा खेल यूनिवर्सिटी का संचालन। खेल यूनिवर्सिटी के संचालन पर हर साल करीब 155 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य और केंद्र की खेलो इंडिया योजना CSR मदों से होगी राशि की व्यवस्था। शुरुआत में मणिपुर के राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय से संबंध करने का भी प्रस्ताव। राज्य सरकार से जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सुदूर अंचल की खेल प्रतिभाओं को मंच देने की होगी कोशिश। यूनिवर्सिटी के जरिए खिलाड़ी तैयार होंगे। संबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में भी खेल यूनिवर्सिटी काम करेगी। राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके लिए जमीन का चयन किया जा रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि खेल प्रतिभाओं को मंच के साथ ही प्रदेश में खेल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित होगा। देखिए, खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए हमारी सरकार बनने के बाद लगातार काम हो रहा है। खेल की गतिविधियां बढ़ी है और आने वाले समय में
लगातार इस दिशा में हम काम करेंगे ताकि हमारा राज्य खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ के लिए अनेक खेल सुविधाओं की मांग की है और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इन पर सकारात्मक रूप अपनाएगी और छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों की तरक्की के लिए केंद्र से भी भरपूर सहयोग और मदद मिलेगा। छत्तीसगढ़ को खेल और पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण न केवल प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि प्रदेश को खेल पर्यटन की दिशा में भी आगे बढ़ाएगा। यही वजह है कि सरकार ने इस प्रस्ताव पर गंभीरता दिखाई है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां दोस्ती के रिश्ते को कलंकित किया गया है। 3 युवकों ने अपने ही साथी को हवस और ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के आशीष लॉज का है, जहां 3 दोस्तों ने साजिश के तहत पीड़ित को शैम्पू और तेल देने के बहाने होटल के कमरा नंबर 14 में बुलाया और पीड़ित को बंधक बनाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। इस घिनौनी करतूत का वीडियो बनाकर आरोपियों ने दरिंदगी शुरू कर दी। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़ित से 30,000 रुपए मांगे और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित की हिम्मत और बजरंग दल के सदस्यों की शिकायत पर पुलिस ने तीनों बदमाशों पर मामला दर्ज किया है। हमारे साथ उन्होंने गलत काम किया। अमानत ने सोहेल ने क्या गलत काम किया? कपड़े उतार के गलत के दोनों जन ने। उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद फिर बांध दिया। उसके बाद छोड़ के चले गए दारू लेने। हमें मौका मिला, भाग गए 5:30 बजे। एक रिपोर्ट 8 अप्रैल को फरियादी के द्वारा, पीड़ित के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके 3 साथियों के द्वारा उसके साथ अनैतिक अप्राकृतिक कृत्य किया गया, जिस पर से कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है और जिन 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है उनकी पतारसी और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बस्तर विश्वविद्यालय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अहम आदेश पारित किया है। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ताओं को ताजा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन को 4 माह के भीतर उस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। दरअसल मामला रीट पिटीशन 4686 सन 2025 में सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें 9 याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वे 2009 से शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग की थी, जिस पर पूर्व में भी न्यायालय ने अभ्यावेदन कर विचार करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता 10 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर चुके हैं। ऐसे में उनके अभ्यावेदन पर विचार करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि 4 माह के भीतर इसे निपटाएं। यह आदेश प्रदेश के हजारों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। वहीं उज्जैन के पास बड़नगर तहसील के झालरिया गांव में 3 साल का मासूम बच्चा खुले बोरवेल में गिर गया। गुरुवार रात करीब 8 बजे हुए इस हादसे के बाद से बच्चा करीब 70 फीट गहराई में फंसा हुआ है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। बच्चे तक पहुंचने के लिए समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसकी खुदाई करीब 40 फीट तक हो चुकी है, लेकिन चट्टानों के कारण मुश्किलें बढ़ गई है। बोरवेल में कैमरा डालकर निगरानी की जा रही है और ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन बच्चे की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे और उन्हें पास जाने से भी रोका जा रहा है। बता दें कि पीड़ित परिवार राजस्थान के पाली जिले का रहने वाला है। परिवार पिछले 3 दिनों से इलाके में भेड़ चराने के लिए रुका हुआ था। तो अब तक करीब 40 फीट खुदाई पूरी हो चुकी है। उज्जैन के बड़नगर तहसील के झालरिया का ये पूरा मामला है, जहां बोरवेल में 3 साल का मासूम गिर गया। करीब 70 फीट गहराई में फंसा हुआ है मासूम। तो अब तक करीब 40 फीट खुदाई पूरी हो चुकी है।
बच्चे को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है। बोरवेल में बच्चा अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। 3 साल का बच्चा खुले बोरवेल में गिरा हुआ है। तो ज्यादा जानकारी के साथ राहुल यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल जी, किस तरह का ये मामला है? बच्चा अभी तक गिरा हुआ है और उसे ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ रहा है। मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी और बच्चे को किस तरह से बाहर निकाला जाएगा? रात की 8 बजे के लगभग की घटना है, जब यह बच्चा भागीरथ अपने परिजनों के साथ जो है खेत में भेड़ चराने के दौरान जो है गिर गया था और गिरने के बाद जैसे ही यह जानकारी प्रशासनिक अमले को लगी, आसपास के रहवासियों को लगी, तो तत्काल वे मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। बीती रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं इंदौर, उज्जैन और भोपाल से यहाँ पर पहुंच चुकी है और रात से ही यहाँ रेस्क्यू लगातार जारी है। अब हम आपको बता दें कि बच्चे को ऑक्सीजन के लिए रात में ही स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी और इसी के साथ ही वहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। सुबह जो है बच्चा 75 फीट वहां पर जो है फंसने की बात जानकारी सामने आई थी और बच्चे को निकाला भी जा रहा था, लेकिन किसी कारणों के बस वापस से जो है बच्चा वहां फंस गया है और अभी वर्तमान में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बीती रात से ही जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर तैनात हैं और वे पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है लीड कर रहे हैं। जी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और देखना होगा कि इस मासूम बच्चे को किस तरह से बाहर निकाला जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं इंदौर नगर निगम की। यहाँ बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान वंदे मातरम को लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। जब वंदे मातरम का गान हो रहा था तब कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम ने इसे गाने से ऐतराज जताया था। इस मामले में महापौर ने मांग की थी कि कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड साफ करे कि वो किस पक्ष में खड़ी है। इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में वंदे मातरम गायन को लेकर हुए विवाद पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश किसी भी व्यक्तिगत मान्यता या धार्मिक विचार से बड़ा है और राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज सहित देश के सम्मान से जुड़े प्रतीकों का आदर करना हर नागरिक का दायित्व है। लिए मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाले गीत, संगीत या उनके जो स्मारक हैं उनका सम्मान करना ये हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रगीत गाना नहीं गाना ये किसी की व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, लेकिन उसका अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। इस मामले को लेकर सियासत भी चरम पर है। पार्टी के अंदर से ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता के मिश्रा और अमीनल खान सूरी ने इस कृत्य को पार्टी विरोधी बताते हुए पार्टी की छवि बिगाड़ने वाला बयान करार दिया है। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ने पार्षद रुबीना इकबाल खान के निष्कासन का प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज दिया है। जिलाध्यक्ष का कहना है कि पार्टी को लेकर गलत बात करने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। अब यह मानकर चलिए कि रुबीना इकबाल खान अब कांग्रेस में नहीं रहेंगी। और हमने तय कर दिया है कि कांग्रेस की मीटिंग में पहले वंदे मातरम होगा और उसके बाद में आखिरी में राष्ट्रगान होगा और जो इस प्रकार का पालन नहीं करते उस प्रकार के लोगों की कांग्रेस पार्टी में कहीं आवश्यकता नहीं है। प्रकार के लोग जो कांग्रेस से ऊपर समझते, कांग्रेस के खिलाफ अनर्गल बातें करते हैं, इस प्रकार के लोगों को निष्कासित किया जाना चाहिए। हमने प्रपोजल पहुंचा दिया, अगले 2-3 दिन में रुबीना इकबाल खान जी कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हो जाएगी। उधर पार्षद का इस मामले को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। वे अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाड़ में जाए कांग्रेस, कांग्रेस हमसे है, हम कांग्रेस से नहीं है। अब वो हमसे बोल रहा है यहाँ रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, तो भी दादागिरी तो हम तो किसी के बाप की नहीं सुनते। भाड़ में जाए, कांग्रेस पार्टी कर रही तो करे, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम कांग्रेस से कोई अनुबंध थोड़ी लिखा रखा हमने कि कांग्रेस में ही रहेंगे जिंदगी भर। वैसे भी इंदौर में कांग्रेस में गिनती के नेता बचे हैं। इसके पहले दल बदल कर कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे स्थिति में इस प्रकार के वाक्य होने से इंदौर में कांग्रेस का नाम लेने वाली नेताओं की गिनती भी नहीं बचेगी। हालांकि इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस का रुख अभी तक साफ नहीं हो पाया है। INH न्यूज के लिए इंदौर से महेश मिश्रा की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।